स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग, छायावाद युग। छायावाद युग में हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ चुके हैं और जयशंकर छायावाद की थोड़ी उसके बारे में जो सामान्य परिचय है उसको पढ़ा चुके हैं। और जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो गानों में आपको तब्दील करके उसके बाद पढ़ाया है। जाके इसके पहले वाला वीडियो देखें, क्लास देखें, तो फिर आके हम इनकी क्लास पढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, देख लीजिए, इनके बारे में बहुत अच्छी रचनाएं हैं और इनको मैंने आपको एक गाना सुनाऊंगा, उसमें याद हो जाएंगी। अभी थोड़ा रुक के थोड़ा बताता हूँ, फिर संपूर्ण निराला को हम पढ़ेंगे। निराला है, पंथ है, यानी कोई ऐसी जानकारी आपको नहीं छूटने वाली है। ठीक, साथ में रामचंद्र शुक्ल भी इन्हीं के साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, कि रामचंद्र शुक्ल के रामचंद्र शुक्ल इन्होंने उनके बारे में क्या कहा है। तो क्या कहते हैं निराला। निराला की जो पहली बात, इनका जन्म देख लो। अभी तक इनका जन्म देखो, ये 4 लोगों को याद रखना। जयशंकर, ठीक है, इनका जन्म हुआ था कभी 1889 में। और इसके बाद आते हैं निराला, इनका जन्म 1899। इसके बाद आते हैं पंत, इसके बाद आते हैं वर्मा जी, ठीक है, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 में इनका जन्म, मृत्यु 1961 में। इनकी जो रचनाएं हैं यानी काव्य संग्रह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम निराला के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि बस यहीं से सब खत्म, नहीं, खत्म नहीं है। अभी देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी थोड़ा बस मैं इनकी रचनाएं आपको याद करा दूं, बस यही मेरे मन में चलता है। तो क्या कह रहे हैं देखो, एक गाना आपने सुना होगा, बता दूं आपको। आप कहोगे सर जी कौन सा गाना। हाँ बिल्कुल सही बात है, कौन सा गाना। कौन सा गाना जानते हो आप लोग। कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब से चाहत झलक रही है। इस तर्ज पे इनकी रचना है। ठीक है, देखो रचना ही लिखी है, इन्हीं को मैंने समझ लो एक गाने में आपको सुनाना है। बस आपको गौर करना है कि मैं क्या बोल रहा हूं और कलरों को देखना है, आपको याद हो जाएंगे। क्या है रचना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। आपको तर्ज मेरा क्या है कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब से चाहत झलक रही है। अनाम परमल गीत है तुलसी, कुकुर कुकुर अड़िमायो न बोलो। नई है रचना राधा गीत की, निशांध्य काली निराला जैसी। देखो एक ही लाइन में, एक लाइन में सही रचना हो भी क्रम से, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला। कि या नाम, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे तैयार किया था। कि या नाम परमल गीत है तुलसी, हाँ कुकुर कुकुर अड़िमायो न बोलो। पहला, फिर क्या है, नई है रचना राधा गीत की, समझो, नई है रचना राधा गीत की, सांध्य काली निराला जैसी। निराला समझो, निराला की रचना है। तो अनामी परमल गीत है तुलसी, कुकुर कुकुर अड़िमायो न बोलो। अनामिका परिमल गीत का तुलसीदास, अनामी परिमल गीत है तुलसी, कुकुर कुकुर, कुकुर से कुकुरमुत्ता, अड़िमा से अड़िमा, बोलो से बेला। नए से नई है रचना, नई से नए पत्ते, और रचना से रात से अपरा, और फिर जो है रचना से क्या होगा अर्चना, फिर राधा गीत की यानी आराधना, फिर गीत गुण सांध काकली। ये अगर आप याद हैं तो क्रम किसी प्रकार से पूछे, आप यही बस गाने को याद रखना एक बार फिर से। कि अनामी परिमल गीत है तुलसी, कुकुर कुकुर अड़िमायो न बोलो। नई है रचना राधा गीत की, सांध्य काली निराला जैसी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस गाने का मतलब है, इस
ट्रिक में गाने का मतलब नहीं ढूंढा जाता है, आपको रचनाएं याद हो रही, बस उतना ही याद रखना। तो अब देखो इनके कुछ सन देख लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या बात हो रही है, अनामिका, अनामिका लिखी कब गई है, 1923 में। अच्छा, दो तीन लोगों को ही पता होगा कि जो अनामिका उंगली किसे कहा जाता है, बताओ। 5 उंगलियों में, ये आप 2 से 3 उंगलियों में बताना है, 2 से 3 उंगलियों में बताना है। मैं बता देता हूं, इधर से अगर कहो 1 2, अच्छा चलो अंगूठे से समझ लो, अंगूठे से 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5, यानी उसमें से ये मैं 2 यहां से इतनी, इन्हीं में से तो होंगी कोई ना कोई, तो 2 से 3, 2 से 3 ही उंगलियों में तुमको बताना है कि कौन सी किस उंगली को अनामिका कहा जाता है। मैंने कह रहा हूं 2 से 3 में ही बताना है, ठीक, 2 से 3। तो बात समझ में आई, अनामिका यानी 2 से 3 यानी 1923, 2 से 3 1923। परिमल, परिमल कब लिखी गई है, 30 में लिखी गई है। कब लिखी गई है परिमल, 30 में लिखी गई है। कब, 30 में लिखी गई है। कब लिखी गई है, 30 में लिखी गई है। कब लिखी गई है परिमल, 30 में। गीतिका कब लिखी गई भैया, गीतिका, गीतिका बहुत अच्छी इनकी रचना है। गीतिका कब लिखी गई है, 36 में। कब लिखी गई है, 36। तुलसीदास कब लिखी गई है, 38 में। तुलसीदास 38। कुकुरमुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में भी लगी है, कुकुरमुत्ता 42 में। अरिमा कब लिखी गई भैया, 43 में। बेला 46। समय नहीं याद रहता, कोई याद नहीं, पर ये रचनाओं का क्रम याद कहे, ऐसे याद है तो वो क्रम पूछे आप लगा सकते हो, बाकी इधर उधर से पूछेंगे तो कंफ्यूज होना ही होना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके लिए भी टफ होगा, सबके लिए भी टफ होगा, ठीक है। बेला, बेला कब क्या समय क्या है, 1946। नए पत्ता ये भी 1946 है। अपरा, अपरा का 46, यानी 3 रचनाएं 46 में लिखी हैं। अर्चना 50 में लिखी है। अर्चना कब लिखी गई भैया, 50 में। आराधना 53 में। गीत गुंज 54 में। और सांध्य काकली 69 में, ठीक है। चलो एक बार फिर से, अनामिका 23 में 1923, परिमल 30, गीत का 36, तुलसीदास 38, कुकुरमुत्ता 42, अरिमा 43, बेला 46, नए पत्ते, अर्चना ये सब 46 में, और अपरा 46 में। अर्चना, और अर्चना कब लिखेगी, 50 में। आराधना 53 में, गीत गुंज 54 में, सांध्य काकली 59 में, ठीक है, 69 में। चलो अब आते हैं हम इनके बारे में, कुछ निराला के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें जानकारी लेके पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, देखो प्रथम काव्य संग्रह, देखो इनका कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट, अनामिका एवं जूही की कली, जो 1916 ईस्वी में निराला की पहली कविता है। देखो प्रथम काव्य संग्रह इनका अनामिका है, ये इंपॉर्टेंट है। कब लिखा गया है, 1923 में लिखा गया है, अच्छी बात है। जूही की जो कली है, जो 1916 में लिखी गई थी, इसी को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, ठीक है। तो जूही की कली 1916 में निराला की ये पहली कविता है। कविता में जूही नारी और पवन पुरुष का प्रतीक है। हमारे यूजीसी नेट में कविता जो है जूही की कली लगी है, हम आगे चल के उसको पढ़ाएंगे भी। चलो आगे आते हैं रामविलास शर्मा के बारे में। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं, समझ रहे हो। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। रामविलास शर्मा जो हैं, रामविलास शर्मा भारत माता, देखो भारत माता को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। पहली प्रकाशित रचना निराला को, निराला की पहली प्रकाशित रचना कौन मानते हैं, रामविलास शर्मा, भारत माता की वंदना, इंपॉर्टेंट भूलना नहीं है। हिंदी में निराला को देखो महाप्राण की संज्ञा दी जाती है, तो सब लोग जानते होंगे, एक बच्चा अब जानने लगा है। महाप्राण की संज्ञा किसे दी गई है, महाप्राण निराला, इन्हीं को कहा जाता है। निराला को याद रखना, छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला को महाप्राण की संज्ञा भी दी गई, निराला को छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है, अच्छी बात है, याद रखना। आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं कि जो अमेरिकी कवि थे कौन, वाल्ट व्हिटमैन, मुक्त छंद, याद रखना, मुक्त छंद के जनक थे। मुक्त छंद के जनक कौन माना जाता है पूरे विश्व में, तो कौन, कवि वाल्ट व्हिटमैन, अमेरिका के। पर निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, याद रखना।
अगर मुक्त छंद का प्रवर्तक हिंदी में पूछा जाए तो कौन? निराला। मुक्त छंद को ही याद रखना रबड़ छंद या केचुआ छंद कहते हैं। ठीक है, रबड़ छंद या रबर या फिर केचुआ छंद कहा जाता है किसको? मुक्त छंद को। निराला ने और एक अच्छी बात इन्होंने निराला के बारे में, निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा। क्या बात कह दी, निराला ने कवित्व को क्या कहा? हिंदी का जातीय छंद। क्या कहा है भैया? हिंदी का जातीय छंद कहा है। क्या कहा? हिंदी का जातीय छंद कहा है। क्या कहा भैया? हिंदी का जातीय छंद कहा है। क्या कहा? हिंदी का जातीय छंद कहा है। क्या कहा भैया? हिंदी का जातीय छंद कहा है। ठीक है, कवित्व को। चलो, निराला ने देखो परिमल जो इनकी रचना है उसकी काव्य संग्रह की भूमिका में उन्होंने क्या लिखा है? कहते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है आधुनिक काल काव्यखंड में। ठीक है, छोड़ो। निराला की कुछ महत्वपूर्ण कविताएं उनके काव्य संग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी अच्छी बातें इंपॉर्टेंट है, समझ लो कुछ बातें इनके बारे में। ठीक है, देखो परिमल, ठीक है, यानी परिमल जो 1900 परिमल लिखी कब गई थी आपको पता? 1930 में। अनामिका, ठीक है, ये दूसरा भाग था 1937-38 में। वैसे तो ये 1923 में पहला भाग था, दूसरा भाग 1937-38 के समय में आई थी। और लंबी कविता, कहने का मतलब परिमल में कौन कौन सी जो है रचनाएं, पंक्तियां जो है संकलित हैं, और अनामिका के दूसरे भाग में कौन कौन सी रचनाएं यानी जो काव्य जो कविताएं हैं संकलित हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। देखो आपके एग्जाम में जो लगी हुई हैं यूजीसी नेट में देखा जाए आपको जूही की कली लगी हुई है। ठीक है, और इसमें कोई लगी है बादल राग? ये नहीं है। ठीक है, तो याद रखना जूही की कली जो आपके एग्जाम में लगी वो परिमल 1930 में संकलित है। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी संकलित है? एक जूही की कली हो गई, एक कौन सी हो गई? अधिवास। एक कौन सी हो गई भैया? अधिवास, नहीं भूलना है। जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा विच्छुक 1936। तो जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा विच्छुक 1936 में। एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो समझाने की क्या, देखो भैया आपको ये हिंदी साहित्य जो है वो याद करने पर डिपेंड है, इसमें समझने लायक कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्या कहाँ कोई समझाए? जूही की कली, अधिवास, ठीक है, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग और विधवा विच्छुक। ठीक है, कौन कौन सी? जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी और बादल राग, विधवा विच्छुक। ये परिमल 1930 कविता में संकलित है। अनामिका में कौन कौन सी संकलित है? आपके एग्जाम में कौन कौन सी लगी है? एक यहाँ पे है राम की, ये देखो दो, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा, ये अनामिका में है। परिमल में जूही की कली है और अनामिका में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा 1935 में। बाकी सम्राट एडवर्ड के ऊपर तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर मुझे देखा, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, सच है और रेखा, ये सब किसमें? अनामिका में। इनकी कुछ लंबी कविताएं हैं, ये भी अगर साथ में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कौन? एक तो यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति। अच्छा सरोज स्मृति ये लंबी कविता के अंतर्गत आई है। शिवाजी का पत्र और राम की शक्ति पूजा, ये इनकी कुछ लंबी कविता। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि निराला को ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। इनके काव्य में आकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि दिखाई देती है। निराला को तृप्ति, याद रखना, तृप्ति का कवि भी कहा जाता है। समझ रहे हो? ओज, औदात्य, विद्रोह, तृप्ति का कवि किसे कहा जाता है? निराला को कहा जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? अच्छी बात है। निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अड़िमा में संकलित हैं। याद रखना, निराला के भक्ति भाव से पूर्ण जो गीत हैं वो अड़िमा में संकलित है। तुलसीदास, याद रखना, जो उनकी रचना है तुलसीदास, वो 101 छंदों में है। 101 छंदों में तुलसीदास संकलित जो है लिखित एक खंड काव्य है। ठीक है, जिसमें कवि तुलसीदास के ग्रह त्याग एवं
तप की घटना का वर्णन है। तुलसीदास 101 छंदों में लिखित खंड काव्य है जिसमें कवि तुलसीदास के गृह त्याग एवं तप की घटना का वर्णन है। अच्छी बात है। आगे बात करते हैं। इस काव्य का देखो, इस काव्य का जो प्रारंभ है सायंकाल के घिरते अंधकार एवं समापन भोर के आलोक के साथ होता है। इसमें प्रकृति के मंगलकारी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इस काव्य का प्रारंभ सायंकाल के घिरते अंधकार से एवं समापन भोर के आलोक के साथ होता है। इसमें प्रकृति के मंगलकारी स्वरूप का चित्रण हुआ है। अच्छी बात है। अगली बात अगर हम देखें तो यहाँ पे आते हैं कि निराला की जो रचना है भैया, कुकुरमुत्ता आपने सुना होगा नहीं, कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक आदि प्रगतिवादी काव्य धाराएं हैं। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, ये गर्म पकौड़ी इनकी एक बार पूछी जा चुकी है जो इंपॉर्टेंट रचना है। तोड़ती पत्थर तो कुकुरमुत्ता, भिक्षुक ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। भिक्षुक आपने बहुत छोटे जब होंगे आप 3 से 4 क्लास में 5 में तो पढ़ा भी होगा। वह पथ पे आता, दो टूक कलेजे को लेकर आता, इसी प्रकार से कुछ कविताएं निराला की है। ठीक है, ये प्रगतिवादी काव्यधारा की कविताएं हैं। अच्छी बात है ना, हाँ बहुत अच्छी बात है। देखो तोड़ती पत्थर, क्यों पत्थर तोड़ रही हैं, दिक्कत है। तोड़ती पत्थर में आर्थिक, देखो आर्थिक असमानता एवं भिक्षुक में तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या की गरीबी को दिखाया गया है। समझ रहे हो, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक में अलग अलग। तोड़ती पत्थर में आर्थिक असमानता, ठीक है, और भिक्षुक में तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या गरीबी को दिखाया गया है, जो उस टाइम की राष्ट्रीय समस्या गरीबी थी। कुकुरमुत्ता देखो एक बहुत अच्छी रचना, ये तो बहुत मुझे बहुत अच्छी कविता लगती है। कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग्य परक रचना है, ये आप लोग नहीं जानते होंगे, मुझे पता था। ठीक है, ये देखो कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग्य परक रचना है। इसमें गुलाब जो है भैया है पूंजीपति वर्ग का कवि है, वर्ग का है, याद रखना। और कुकुरमुत्ता क्या है, सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। रामविलास शर्मा ने इसे पंत के विरोध में लिखी कविता भी मानी जाती है। देखो प्रकृति चित्रण भी इसमें अच्छा है, प्रगतिवादी मतलब। मुक्त छंद पर, याद रखना, मुक्त छंद पर पंत का सहयोग न मिलने के कारण निराला ने पंत और पल्लव, इधर देखो, पंत और पल्लव नामक लंबा लेख लिखा जिसमें संस्कृत आचार्य एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के भावों को चुराने का आरोप लगाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के भावों को चुराने का आरोप लगाया गया, ये समझ रहे हो, ठीक है, भावों को चुराने का आरोप लगाया गया, कोई बात नहीं। अगली बात आती है थोड़ा अनामिका बाई के बारे में। जो अनामिका जो इनका काव्य संग्रह है, संग्रह में दान कविता में धर्म का मतलब न समझने वालों पर व्यंग्य किया गया है। समझ लो, अनामिका के द्वितीय संस्करण में देखो, अनामिका के द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति तथा राम की शक्ति पूजा शामिल है। अनामिका के द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति तथा राम की शक्ति पूजा शामिल है। अच्छी बात है ना। अगली बात करते हैं, देखो निराला द्वारा जो लिखित सरोज स्मृति, उनकी पुत्री कौन थी, सरोज की असमय मृत्यु, उसमें शोक गीत है। यानी जो सरोज स्मृति थी ना, जो सरोज थी उनकी बेटी 18 साल की उम्र में आके जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शोक में निराला बहुत जो है ये कविता लिखते हैं। धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे लिए हित कुछ करना, तेरे हित कुछ करना सका। ठीक है, जाना था तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। यानी अर्थ के, यानी कमाने का जरिया तो उनके पास बहुत थे, पर उन्होंने कभी हमेशा संकोच किया कि ये मेरे लिए काम अच्छा है नहीं अच्छा है। ठीक है, तो वही समझाते कविता में। सरोज स्मृति जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सब समझाऊंगा। तो निराला द्वारा जो लिखित सरोज स्मृति, उनकी पुत्री सरोज की ऐसे मृत्यु पर लिखा गया एक शोक गीत है। इसी को शोक गीत भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता और समसामयिकता में नए कवियों का गोरखनाथ को कहा गया है, याद रखना।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आधुनिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता और समसामयिकता में नए कवियों का गोरखनाथ को कहा है। ठीक है। निराला के देखो राम की जो शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है, ये तो सब आप जानते ही हो। ठीक है। महाकाव्यात्मक वो रचना राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त ज्योति की, पत्र पर लिखा रह गया राम, रावण का पराजय समर, सतशील समवरशील। तो अभी पढ़ाऊंगा वो राम की शक्ति पूजा भी पढ़ाऊंगा। निराला ने दिल्ली, याद रखना, दिल्ली रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक देश के इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया है। निराला ने दिल्ली रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक देश के इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया है। ठीक है, अच्छी बात है। देखो छायावादी काव्य, अच्छी बात है ना। छायावादी काव्य का रुद्र एवं महेश, ये समझो। छायावादी, इधर देखो, छायावादी काव्य का रुद्र एवं महेश निराला को कहा जाता है। अब ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर को। ठीक है। रुद्र एवं महेश किसको कहा जाता है? इनको, निराला को नहीं, उनको विष्णु कहा जाता है। जयशंकर को विष्णु कहा जाता है और इनको रुद्र महेश कहा जाता है। ठीक है, चलो पंचवटी प्रसंग देखो। पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ये याद रखना। अद्वैतवाद हम लोग पढ़ा क्या है? शंकराचार्य का। ठीक है। निराला को मैं और तुम, याद रखना। निराला की जो एक रचना है, कौन सी? मैं और तुम, कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। जो इनकी रचना है, कौन सी? मैं और तुम, उसमें क्या क्या नजर आ रहा है? कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव भी नजर आ रहा है। अच्छी बात है। अगली बात आते हैं राम की शक्ति पूजा। देखो भैया, राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत अच्छा देखो, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा ही कहा जाता है। ठीक है। और इनको कहा जाता है, निराला को क्या कहता है? महेश कहा जाता है। और हमारे ख्याल से पंत को जो है वो विष्णु कहा जाता है। ठीक है, ये कंफर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत, ये पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में, याद रखना। राम की जो शक्ति पूजा का मूल स्रोत है वो कृत्तिवास का जो बंगला रामायण था। ठीक है, कृत्तिवास का बंगला रामायण है, उसे राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि माना गया। यानी जो ये राम की शक्ति पूजा किस पे आधारित है? जो बांग्ला में जो एक रचना थी, जो कौन? कृत्तिवास बंगला रामायण की, उसी से वो प्रभावित है। गीतिका आपने पढ़ा होगा अभी। गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनकी रचना है गीतिका, यानी जो कविता, उसकी भूमिका किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने। इनकी गीतिका की जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद ने उसकी भूमिका लिखी थी। आगे अभी और आओगे तो खादी के फूल, जिन्होंने हरिवंश राय बच्चन और पंत ने मिलकर वो रचना लिखी थी, वो आगे भी मिलेगी। ठीक है, याद रखना, काव्य और संगीत दोनों का समायोजन इसमें है। तो कौन सी रचना थी निराला की? कौन सी रचना है, काव्य संग्रह है, जिसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी? तो गीत का, याद रखना। निराला के काव्य संग्रह इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निराला के जो काव्य संग्रह अर्चना, आराधना तथा गीत गुंज, गेय तत्व की प्रधानता मानी जाती है, यानी उसमें गाने की शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो अड़िमा। अब अड़िमा के बारे में कुछ क्या है? अड़िमा जो है भक्ति भाव से ओतप्रोत कविता। याद रखना, इनकी कौन सी रचना, कौन सा काव्य संग्रह है जो भक्ति भाव से ओतप्रोत कविता है? भक्ति भाव से यानी बहुत जुड़ा हुआ है, शामिल है। इसमें छायावाद और प्रगतिवाद दोनों काव्य युगों की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। किसमें? अड़िमा में। भक्ति भाव से ओतप्रोत है और इसमें शामिल है, इसमें छायावाद प्रगतिवाद दोनों काव्य युगों की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। अच्छी बात है। अगली बात अगर हम करें, अड़िमा, अर्चना, आराधना, तीनों काव्य संग्रहों में निराला ने स्वानुभूति परक, याद रखना, स्वयं की अनुभूति परक गीत लिखे हैं। साथ ही विजय लक्ष्मी पंडित, संत रविदास, प्रसाद जी, महात्मा बुद्ध,
आदि विविध क्षेत्रों के व्यक्तियों पर कविताएं लिखी गई हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझना जरूरी। चलो अगली बात करते हैं कि निराला ने प्रयोग है तो कुछ गजलें भी लिखी हैं जिनका संकलन बेला काव्य संग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जो निराला ने क्या लिखा है, गजलें लिखी, वो किसमें संकलित है उनके? तो बेला में संकलित है। किसमें? बेला में। याद रखना किसमें संकलित है? बेला में। बेला में, और भी याद रखना, बेला में श्रृंगार, प्रकृति, अध्यात्म, ये तीनों बातें, श्रृंगार, प्रकृति, अध्यात्म और देशभक्ति विषयक कविताएं। श्रृंगार, प्रकृति, अध्यात्म और देशभक्ति विषयक कविताएं भी संकलित हैं। ठीक है। दलितों के दुख पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते संग्रह में हुआ है। ठीक है। सांध्य काकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह है। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बात निकल गई, जो निरासांध्य जो काकली है, सांध्य काकली, ये निराला का अंतिम काव्य संग्रह है, मगर पत्रोत्कंठी जीवन का विष बुझा हुआ ये अंतिम कविता है। अगर अंतिम काव्य संग्रह पूछे तो सांध्य काकली, ठीक। अंतिम कविता पूछे तो पत्रोत्कंठी जीवन का विष बुझा हुआ अंतिम कविता। पहली कविता पूछे जूही की कली 1916, और पहला संग्रह पूछे तो अनामिका। ना, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं सांध्य काकली में। हम लोग कुछ सांध्य काकली में निराला ने जीवन को हताशा और निराशा को चित्रित किया है सांध्य काकली में। यानी जीवन का कैसा, क्यों निराश है, क्यों हताश है, की ओर बढ़ते देख हमें बड़ा अवश्य संतोष होता है। आप देखो, निराला के बारे में नाराज होकर कुछ रामचंद्र शुक्ल ने कुछ थोड़ी सी बातें कही हैं, तो हम लोग देख लेंगे। जैसा आपकी जानते होंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो किसी न किसी के बारे में कहते जरूर हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति रही है कहने की। ठीक है, वो कुछ ना कुछ किसी के बारे में कहेंगे, क्योंकि जब तक वो कहेंगे नहीं उनको अच्छा नहीं लगेगा, और जब उनको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर क्या है, हिंदी साहित्य को अच्छा नहीं लगेगा कि आपने इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, आज की डेट में होते तो वो भी कुमार विश्वास के बारे में कहते हैं, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में कहते हैं, राजू सर के बारे में भी कुछ कहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो कहते हैं, इसीलिए वो चले गए। हमारे हिंदी साहित्य में समझ लो कि भूचाल आ गया। चलो, छायावाद क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, इनको आप बाबा मानो, रामचंद्र शुक्ल बाबा। ठीक है, कहते हैं कि छायावाद ने बंगला की देखा देखी, क्या बात कह दी। देखो पहली ही लाइन उन्होंने निराला पे जो रखी है कि बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया है। यानी इनका कहना है कि निराला पे जो बंगला रचनाएं हैं उनका प्रभाव दिखाई देता है। कहते हैं नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। किसके बारे में? निराला के बारे में। याद रखना कह रहे हैं, परिमाण यह होता है कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। अच्छी बात है, क्यों होता है। हमारे यहाँ संगीत राग रागनियों, देखो हमारे यहाँ जो संगीत है वो राग रागनियों में बंधकर चलता आया है, पर यूरोप में उस्ताद लोग तरह तरह की स्वर लिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाई देता है, जो है योजनाओं का कौशल दिखाते हैं। पर यूरोप में उस्ताद लोग तरह तरह की स्वर लिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो, अच्छी बात नहीं समझ रहे हो। अगली बात आती है कि संगीत के अंग्रेजी ढंग की नकल पहले बंगाल में शुरू हुई थी। इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए और गीतों में, यानी जो गीतों में उन्होंने उनका पूरा जौहर दिखाया है। रामचंद्र शुक्ल, इनके एक एक शब्दों पे गौर करो, किसके बारे में क्या कह देते हैं, कुछ नहीं। फिर एग्जामिनर पूछेगा कि ये लाइन किसके लिए कही, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का उठा के एग्जाम देखो, रामचंद्र शुक्ल के कम से कम 5 ऐसे कथन हैं जो कवियों के ऊपर जो कहे गए हैं वो सीधे सीधे वहां से पूछे और मेरे क्लास से फंसे हुए हैं। ठीक है, आपने उठा के देखना एग्जाम में। चलो, एक तो फिर कहते हैं कि एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्र का स्वेच्छानुसार विभाग, इसके कारण गवैयों की जबान को सख्त परेशानी होगी।
अब ये लाइन पूछ ले किसके बारे में है कि गवैयों की जवान को सख्त परेशानी होगी, यह बात निराला जी ने आप महसूस की है। फिर कहते हैं कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास्त गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी भैया प्रसाद और पंत में है, याद रखना। ठीक है, निराला जी की और थोड़ा कुछ बातें समझो कि निराला जी की शैली कुछ अलग रही है। क्या अलग रही है भैया? उसमें लाक्षणिक वैचित्र का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली के तड़क भड़क और पूरे वाक्य के वैलक्षण का है। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्मों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई मझोला देखकर बहुत से लोग उसे रबड़ छंद या केचुआ छंद आदि कहने लगे। रामचंद्र शुक्ल ने ही इनको रबड़ छंद केचुआ छंद सब समझाया है। ठीक है, कहने लगे बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। निराला कहते हैं, अगली बात कह रहे हैं कि निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली से जुड़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा मिलते हैं। हम लोग को जो पढ़ोगे राम की शक्ति पूजा तो शुरुआत की कम से कम 18 पंक्तियों में, 18 पंक्तियों के बाद ही पूर्ण विराम आया है उसमें। ठीक है, तो उसी पंक्ति में बिल्कुल जो तत्सम शब्दावली की भरमार की है संस्कृत शब्दावलियों की। रवि हुआ अस्त ज्योत के पत्र पर लिखा रह गया, राम रावण का पराजय समर समशील समरणशील शीत सम नो नो नील सम गड़बड़। तो इतनी लंबी कविता, बहुत कठिन शब्दावली, समझ में ही नहीं आती है जितनी जल्दी। ठीक है, तो इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है, जिससे अर्थ भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं बहुत ढीले पड़ जाती है। ये लाइन आपको नहीं भूलना है, और सब भूल जाओ। ये लाइन आपसे पूछा जा सकती है कि भैया निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। ये निराला के बारे में किसने कहा है कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है? किसने कहा है? कह दो कि भैया एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ कह सकता है। ठीक है, वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काफी अध्यापन कार्य करवाया है। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। ठीक है, निराला की रचनाओं में रहस्यवाद, थोड़ी सी बात जानकारी देख लेते हैं, पर हम पंत में आएंगे। पंत को हम आज नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे पंत को। ठीक है, एक ही बारे में इतना ही काफी, तैयार कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। कम पढ़ो पर याद कर लो आप लोग। फिर मैं कहता हूं कि ऐसे ज्यादा भागो मत, एक चीज पढ़ो उसको तैयार कर दो। मैं कहता हूं अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं, मैं अपनी गारंटी लेता हूं, अगर मेरी क्लास लेते तो आपको दृष्टि पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सरस्वती पांडे की पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको रामचंद्र शुक्ल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन्हीं तीन लोगों से कंटेंट लेता ही हूं। ठीक है, वो चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे सरस्वती पांडे हो, और चाहे आप उनको समझ लें, क्या नाम है, नगेंद्र को, तो सबको मिला के ही लेता हूं। सब और किताबों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कंटेंट वहीं से है। ठीक है, ये है कि बस उसको मैंने थोड़ा टाइप वाइप किया, अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिक का वह रूप रंग लेकर चली है, जिसका विकास बंगाल में हुआ। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप का ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। इन विशेषताओं को छोड़ दें तो इनकी रहस्यात्मक कविताएं उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार और छायावादी कवियों की। चलो, तो हम पंत को कल पढ़ते हैं, आज सिर्फ निराला को पढ़ते हैं। ठीक है, कल हम पंत और महादेव वर्मा को, हैं पंत भी बहुत बड़े, एक ही कवि हो पाएंगे।
ठीक है, क्योंकि पंत बहुत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम आज नहीं पढ़ाएंगे। ये 1 घंटे से ज़्यादा चली जाएगी क्लास, ठीक है। कम कुछ है नहीं पंत जी के बारे में, कुछ कम नहीं, इससे बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है, चाहे वो निराला हो, चाहे पंत हो, चाहे प्रसाद जी हो, ठीक है। चलो आज मैं यही तक रखता हूँ क्लास, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।